हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा आज आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है शिक्षण। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के अर्थ क्या होता है, शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं और शिक्षण के चरण कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी विषय वस्तु को जब एक अध्यापक विस्तृत रूप में व्याख्या करता है या विस्तृत रूप में समझाता है तो वह शिक्षण कहलाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण अभिक्षमता की। तो शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ होता है कि एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण के सूत्रों यानी नियमों, शिक्षण की रणनीति बनाना, विषय वस्तु पढ़ाने का उसका तरीका और अध्यापक के द्वारा बच्चों का ध्यान रखना, इन सब में एक टीचर कितना सक्षम है, यही उस शिक्षक की शिक्षण अभिक्षमता कहलाती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण के स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण 3 स्तर का होता है। पहला होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। दूसरा होता है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा होता है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मृति स्तर की। तो देखिए, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है और छात्र उस विषय वस्तु को ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसको आत्मसात कर लेता है और बाद में वह उस पढ़ाई हुई विषय वस्तु को पुनः याद करता है या पुनः स्मरण करता है, तो वह स्मृति स्तर कहलाता है। स्मृति शिक्षण के अंदर संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम यानी सिंगल लर्निंग और चाइल्ड लर्निंग, इन दोनों का विशेष महत्व होता है। अब हम अगले स्तर की बात करते हैं जो है बोध स्तर। बोध स्तर जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, यानी एक शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है और छात्र उस विषय वस्तु को सीख लेता है, समझ लेता है और सीख करके उसके प्रति सूझ उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे स्तर को हम बोध स्तर कहते हैं। यानी वह शिक्षण का अगला लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है। अब हम तीसरे स्तर की बात करते हैं जो है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और जो छात्र होते हैं वो उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। और जब शिक्षक समस्या उत्पन्न करेगा, छात्र उन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, तो इसके द्वारा उनमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसलिए इसे हम शिक्षण का चिंतन स्तर कहते हैं। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन का विकास होता है। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण के चरण। तो देखिए, शिक्षण के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है पूर्व क्रियावस्था, दूसरा चरण होता है अंतः क्रियावस्था और तीसरा चरण होता है उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रियावस्था जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वह अवस्था जो शिक्षण से पहले की अवस्था होती है। यानी एक टीचर जब पढ़ाता है उससे पहले पढ़ाने के लिए जो योजना बनाता है, जो उद्देश्य निर्धारित करता है, जो विषय वस्तु का चयन करता है कि वह उस विषय वस्तु को किस तरह से पढ़ाएगा या उसे उस विषय वस्तु को किस तरह से पढ़ाना है,
यह ही उसकी पूर्व क्रिया अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में वह कक्षा में जाने से पूर्व जो क्रिया करता है, यानी पढ़ाने के लिए जो योजना बनाता है, जो उद्देश्य निर्धारित करता है, जो नीतियाँ बनाता है कि उसे शिक्षण किस तरह से कराना है, वह पूर्व क्रिया अवस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं अगले चरण की। तो अगला चरण है अंतः क्रिया अवस्था, यानी वह अवस्था जो क्रिया की अवस्था होती है। एक शिक्षक जब पढ़ाता है और पढ़ाने के दौरान जब वह छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य जो अंतः क्रिया होती है, उस अवस्था को ही अंतः क्रिया की अवस्था कहती है। इस अवस्था में शिक्षक छात्र के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के जवाब देता है और शिक्षक भी छात्रों से प्रश्न पूछता है जिनके जवाब छात्र को देने होते हैं। यदि शिक्षक जब छात्रों को प्रश्न पूछता है और उनके सामने कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं का समाधान भी शिक्षक ढूंढता है। तो वह अवस्था कौन सी अवस्था होगी? अंतः क्रिया की अवस्था या क्रिया की अवस्था। इसे क्रिया की अवस्था इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह पढ़ाने के दौरान की जाती है। जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है, उस दौरान जो क्रिया की जाएगी वो क्रिया ही अंतः क्रिया की अवस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्रिया के बाद की अवस्था, यानी जब एक शिक्षक पढ़ा चुका होगा और पढ़ाने के बाद वह उस पढ़ाई हुई विषय वस्तु का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। यानी मूल्यांकन के माध्यम से एक शिक्षक ये पता लगाता है कि उसके छात्रों ने उस विषय वस्तु को कितना आत्मसात किया, कितना ग्रहण किया, कितना सीख चुके हैं। तो इसका पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही लग सकता है। इसलिए जो अंतिम अवस्था होती है शिक्षण की, वह होती है उत्तर क्रिया की अवस्था। इसके अंदर एक शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा कार्य के उद्देश्यों को जो निर्धारित किए गए थे उनको कितना प्राप्त कर चुके हैं छात्र, या फिर उनके सामने कौन सी समस्या आ रही है जिनका समाधान शिक्षक बाद में कर सकता है। तो इन सभी का समाधान ढूंढने के लिए एक शिक्षक जो मूल्यांकन करवाता है वो ही शिक्षण की अंतिम अवस्था कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षण की 3 अवस्था होती है, यानी शिक्षण के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरी अंतः क्रिया अवस्था और तीसरी होती है उत्तर क्रिया की अवस्था। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा शिक्षण का क्या अर्थ होता है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं और शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम फिर कल मिलते हैं और कल हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो होगा शिक्षण के उपागम। थैंक यू।